2015 में भारत जैसे बहुभाषी और विशाल देश को चलाने के लिए 370 सिविल सेवा अधिकारियों का चयन हुआ था। और मैं ये डेटा देख रहा था, उन 370 में से कितने अधिकारियों ने मुख्य परीक्षा हिंदी माध्यम से दी थी? सिर्फ 8। जी हाँ, केवल 8। हाँ, और ये आंकड़ा कोई सामान्य बात नहीं है। मतलब ये एक बहुत गहरे और ढांचागत बदलाव का संकेत है। बिल्कुल, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव में हमारे पास कुछ बेहद दिलचस्प स्रोत हैं। मुख्य रूप से संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल का एक विस्तृत ट्रांसक्रिप्ट है और हाल ही में संसद में पेश किए गए कई ऐतिहासिक डेटा पॉइंट्स हैं, जो कि काफी चौंकाने वाले हैं। बहुत चौंकाने वाले। और हमारा मकसद आज यही समझना है कि आखिर 2011 में लाया गया महज एक प्रश्न पत्र, जिसे हम सीसैट कहते हैं, हाँ, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, बिल्कुल, वो आज इतना बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा कैसे बन गया है। चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा सुलझाते हैं, क्योंकि जो चीज बाहर से एक सामान्य परीक्षा सुधार लगती है, वो असल में भारत की नौकरशाही का पूरा चेहरा ही बदल रही है। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत को समझना बहुत जरूरी है। जब हम किसी भी व्यवस्था में बदलाव करते हैं तो उसके पीछे एक स्पष्ट तर्क होता है। कोई ना कोई वजह तो होती है। बिल्कुल। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो हमें वाई.के. अल्ग और वीरप्पा मोइली समितियों की सिफारिशों को समझना होगा। उन समितियों ने एक बुनियादी समस्या की ओर इशारा किया था। वो समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि पुरानी व्यवस्था में यूपीएससी परीक्षा में एक वैकल्पिक विषय का पेपर होता था, जहां रटंत विद्या यानी सिर्फ तथ्यों को रटकर पास कर लेने की प्रवृत्ति बहुत हावी हो रही थी। अच्छा, मतलब कोई भी उम्मीदवार सिर्फ किताबों के पन्ने रटकर एक प्रशासनिक अधिकारी बन सकता था, बिना ये साबित किए कि उसके अंदर सोचने समझने की असली क्षमता है या नहीं। सटीक कहा आपने। और इसी रटने की आदत को खत्म करने के लिए और उम्मीदवारों में एनालिटिकल स्किल यानी विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देने के लिए सीसैट को एक सुधार के रूप में पेश किया गया था। तो इरादा तो नेक था। बिल्कुल। मकसद ये था कि ऐसे लोग सिस्टम में आएं जो समस्याओं को तार्किक नजरिए से देख सकें, मतलब किसी भी समस्या के मूल कारण तक पहुंचने की क्षमता हो उनमें। ये कदम कागजों पर तो बहुत ही प्रोग्रेसिव लग रहा था। लेकिन फिर ये सुधार देश के सबसे बड़े विवादों में से एक कैसे बन गया? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, और इस विरोधाभास को समझने से पहले मुझे लगता है कि परीक्षा के इस गेटकीपर को समझना जरूरी है। जो लोग इस परीक्षा के ढांचे से परिचित नहीं हैं, उनके लिए स्रोतों में इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज या GS1 और दूसरा GS2, जिसे हम सीसैट कहते हैं। सीसैट में कुल 80 प्रश्न होते हैं जो 200 अंकों के होते हैं, यानी हर सवाल 2.5 अंक का। जी। और साथ ही इसमें 0.83 अंकों की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प पहलू है ना, वो ये है कि ये पेपर केवल क्वालिफाइंग है। मतलब इसमें पास होने के लिए सिर्फ 33% यानी 66 अंक चाहिए होते हैं। सुनने में तो बहुत आसान लगता है, 66 अंक ही तो लानी है। हाँ, पर जो सबसे खतरनाक नियम है वो ये है कि अगर किसी उम्मीदवार ने सीसैट पास नहीं किया तो उसका मुख्य GS1 पेपर चेक ही नहीं होता। ये तो किसी बाउंसर की तरह हो गया। बिल्कुल, एकदम गेटकीपर। मतलब ये तो एक सालसा डांस क्लब के बाहर खड़े उस बाउंसर की तरह है जो अंदर जाने की इजाजत सिर्फ उन्हें देता है जिन्हें ब्रेक डांस आता हो। बहुत ही दिलचस्प तुलना है ये, है ना? कोई उम्मीदवार देश का सबसे बेहतरीन सालसा डांसर हो सकता है, लेकिन क्योंकि इवैल्यूएशन ब्रेक डांस का हो रहा है तो वो बाहर ही रह जाएगा। एकदम सटीक। लेकिन यहाँ स्रोतों से एक सवाल उठता है। सरकार का तो ये दावा है कि इस पेपर में 10वीं स्तर का गणित और सामान्य कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ आधारित प्रश्न होते हैं। हाँ, सरकार का यही स्टैंड रहा है। तो अगर ये सच में सिर्फ 10वीं के स्तर का है, तो फिर इस गेटकीपर को पार करने में इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि हकीकत दावों से बहुत अलग है। ये कहना कि ये सिर्फ 10वीं के स्तर का है, आज की तारीख में सच्चाई से कोसों दूर है। अच्छा, तो स्तर क्या है असल में? स्रोतों में दिए गए विश्लेषण के अनुसार पिछले कुछ सालों में इस पेपर में रीजनिंग और गणित का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं
कि इसके सवाल कैट या IIT JEE लेवल के हो गए हैं। बाप रे, कैट लेवल के? हाँ, कई बार तो ये भी दावा किया गया है कि जेई के कुछ सवालों का सिर्फ डेटा बदलकर सीधे सैट में पूछ लिया गया। रुकिए, मतलब एक ऐसे उम्मीदवार को जिसने 3 साल तक भारतीय संविधान, इतिहास या भूगोल का इतना गहन अध्ययन किया है, उसे परीक्षा हॉल में अचानक परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का ऐसा सवाल दे दिया जाता है जो इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के लिए बना है। बिल्कुल। अब आप ही सोचिए, जिन सवालों को हल करने में IIT के छात्रों को भी मशक्कत करनी पड़ती है, उन्हें 10वीं के स्तर का कैसे कहा जा सकता है? ये तो बहुत ही अजीब बात है। और ये तो सिर्फ गणित की बात हुई। दूसरी सबसे बड़ी और शायद सबसे गंभीर समस्या कॉम्प्रिहेंशन की है, खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जो भारतीय भाषाओं या हिंदी माध्यम से परीक्षा देते हैं। हाँ, मैंने स्रोतों में पढ़ा कि भाषा को लेकर बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, लेकिन क्या प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में नहीं छपता? छपता तो दोनों में है, लेकिन असली समस्या उस हिंदी की गुणवत्ता में है। जो कॉम्प्रिहेंशन के 27-28 प्रश्न आते हैं, उनका निर्माण मूल रूप से अंग्रेजी में होता है। ठीक है। और फिर उन्हें मशीन या गूगल ट्रांसलेट के जरिए सीधे हिंदी में बदल दिया जाता है। और वो अनुवाद इतना यांत्रिक होता है कि उसकी भाषा पूरी तरह से अबूझ बन जाती है। अबूझ मतलब समझ ही नहीं आती? बिल्कुल नहीं। हम आम जीवन में या अखबारों में जो हिंदी पढ़ते हैं ना, CSAT की हिंदी उससे बिल्कुल अलग होती है। इसका कोई उदाहरण है क्या स्रोतों में? मतलब ये अनुवाद असल में कैसा दिखता है? सीधे शब्दों में कहें तो कई बार अंग्रेजी के मुहावरों या तकनीकी शब्दों का ऐसा शाब्दिक अनुवाद कर दिया जाता है कि पूरे पैराग्राफ का अर्थ ही नष्ट हो जाता है। मान लीजिए अंग्रेजी में कैपिटल शब्द का प्रयोग पूंजी के संदर्भ में हुआ है। हाँ, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। बिल्कुल, लेकिन मशीन उसे राजधानी अनुवाद कर दे तो पूरा आर्थिक परिदृश्य ही समझ से बाहर हो जाएगा। ऐसी अबूझ हिंदी के कारण एक हिंदी माध्यम का छात्र एक ही पैराग्राफ को 3-3 बार पढ़ने पर मजबूर हो जाता है। और फिर भी शायद उसका सही अर्थ नहीं निकाल पाता होगा। बिल्कुल नहीं निकाल पाता। उसका समय बर्बाद होता है, वो अलग। ये तो सच में बहुत चौंकाने वाली बात है। एक तरफ कैट लेवल का गणित और दूसरी तरफ ऐसा अनुवाद जिसे समझना किसी पहेली को सुलझाने जैसा हो। सही बात है। तो अगर पेपर का स्तर इतना असंतुलित हो गया है तो इसका असर किन पर पड़ रहा है? आइए सीधे संसद में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं। हाँ, डेटा क्या कहता है ये देखना बहुत जरूरी है। राज्यसभा सांसद और पूर्व IPS अधिकारी बृजलाल ने ये मुद्दा उठाया है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह द्वारा संसद में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2017 में 715 साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्र चुने गए। 715? हाँ, जबकि मानविकी यानी ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के केवल 106 छात्र। अंतर बहुत बड़ा है। और 2021 तक आते आते ये आंकड़ा और भी चौंकाने वाला हो गया। हाँ, 2021 में 497 साइंस बैकग्राउंड के छात्र चुने गए और मानविकी के मात्र 58। रुकिए, सिर्फ 58? मतलब पूरे देश से सैकड़ों चयनों में से सिर्फ 58 छात्र मानविकी विषयों से आए? जी हाँ, और ये गिरावट सिर्फ विषयों तक सीमित नहीं है, ये भाषाओं के स्तर पर और भी स्पष्ट है। अगर हम लबासना यानी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का डेटा देखें, जहां इन अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है, बिल्कुल, वहां का ऐतिहासिक डेटा इस बात की पूरी तरह से पुष्टि करता है। हमने शुरुआत में 2015 बैच के जिस डेटा की बात की थी, जहां 370 में से केवल 8 ने हिंदी में परीक्षा दी थी, हाँ, जो बहुत ही कम नंबर था, वो कोई एक साल का अपवाद नहीं था। अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो 2005 से 2008 के बीच हिंदी माध्यम के छात्रों का प्रतिशत 12 से 15% हुआ करता था। 12 से 15%? ठीक है। लेकिन CSAT आने के बाद ये ग्राफ तेजी से गिरना शुरू हुआ और 2018 आते आते ये मात्र 2% रह गया। 15% से सीधे गिरकर 2%? ये तो एक बहुत बड़ा पतन है। और स्रोत ये भी बताते हैं कि इस भारी गिरावट के बाद लबासना ने अपनी वार्षिक रिपोर्टों में भाषाई आंकड़े प्रकाशित करना ही बंद कर दिया। मतलब डेटा देना ही बंद कर दिया। अब यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों को पढ़ते हुए एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, कोई भी ये तर्क दे सकता है कि शायद इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्र परीक्षा के दबाव को बेहतर तरीके से संभालते हैं, वे ज्यादा स्मार्ट होते हैं, इसलिए वे पास हो रहे हैं। हाँ, ये एक आम तर्क है जो अक्सर दिया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये छात्र CSAT के कारण प्रीलिम्स तो निकाल लेते हैं क्योंकि उनका गणित मजबूत है, लेकिन जब मुख्य परीक्षा यानी मेंस की बारी आती है तो इनमें से बहुत से छात्र अपने इंजीनियरिंग या मेडिकल के विषय नहीं चुनते। अच्छा। हाँ, वे अपने विषय छोड़कर एंथ्रोपोलॉजी,
इतिहास, राजनीति विज्ञान या समाजशास्त्र जैसे मानविकी के विषय ले लेते हैं। वाह, ये तो इस पूरी बहस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब सोचिए, वो प्रीलिम्स पास कर रहे हैं अपने इंजीनियरिंग के गणित के दम पर और फिर मुख्य परीक्षा दे रहे हैं इतिहास और समाजशास्त्र से। ये पैटर्न क्या दर्शाता है? ये पैटर्न तो इस पूरी व्यवस्था की पोल खोलता है। अगर मानवीय विषयों में कोई खराबी होती या वे विषय आज के प्रशासनिक समय में प्रासंगिक नहीं होते, तो ये इंजीनियरिंग वाले छात्र उन्हें मुख्य परीक्षा में क्यों चुनते? बिल्कुल सही सवाल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मानवीय विषय खराब नहीं है, बल्कि सीसैट का पेपर एक ऐसा फिल्टर बन गया है। एक पक्षपाती फिल्टर। हाँ, एक पक्षपाती फिल्टर जो असल मानवीय छात्रों को मुख्य परीक्षा तक पहुंचने ही नहीं देता। जो छात्र इतिहास या राजनीति विज्ञान में सच में गहराई से पढ़े हुए हैं, वो सीसैट के उस कैट लेवल के गणित और अबूझ अनुवाद में ही उलझकर बाहर हो जाते हैं। और उनकी जगह वो लोग ले लेते हैं जो गणित में अच्छे हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा पास करने के लिए उन्हें उन्हीं मानवीय विषयों का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल, ये कोई योग्यता का परीक्षण नहीं रह गया है। यह तो परीक्षा के प्रारूप का फायदा उठाने की कला बन गई है। लेकिन फिर एक सवाल ये उठता है कि इतने स्पष्ट आंकड़ों और रुझानों के बावजूद सरकार इस व्यवस्था का बचाव किस तरह करती है? क्योंकि सरकार का तो तर्क यही है कि सीसैट सभी के लिए समान अवसर प्रदान करता है। हाँ, वो कहते हैं कि ये पूरी तरह से लैंग्वेज न्यूट्रल है, मतलब भाषा तटस्थ है। स्रोत में ये भी बताया गया है कि 2014 में सरकार की तरफ से बयान आया था कि सफल उम्मीदवारों की भाषा और कला पृष्ठभूमि का अलग से कोई आधिकारिक डेटा नहीं रखा जाता है। और एक और तर्क जो अक्सर दिया जाता है वो 2011 का है। 2011 में क्या हुआ था? जब 2011 में सीसैट के अंक कट ऑफ में जोड़े जाते थे, तब अंग्रेजी माध्यम से 800 और हिंदी माध्यम से मात्र 89 छात्रों का चयन हुआ था, जिसे उस समय एक बड़ी आपदा माना गया था। 80-100 के मुकाबले सिर्फ 89। जी, तो सरकार का कहना है कि हमने उसे सिर्फ क्वालिफाइंग बनाकर हालात सुधारने की कोशिश की है। लेकिन इस तर्क में भी तो एक बहुत बड़ी खामी नजर आती है। अगर ये पेपर सच में लैंग्वेज न्यूट्रल है और सभी के लिए एक समान अवसर पैदा कर रहा है, तो फिर 65% सफल उम्मीदवार केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल बैकग्राउंड से क्यों आ रहे हैं? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये पेपर बिल्कुल भी तटस्थ नहीं है। स्रोत इसे बहुत ही सटीक तरीके से एक नाम देता है, अर्बन टेक एडवांटेज। अर्बन टेक एडवांटेज। जी, ये पेपर अनजाने में एक खास वर्ग को सीधा फायदा पहुंचा रहा है। जो छात्र शहरी इलाकों में रहते हैं, जो कॉन्वेंट या अच्छी निजी स्कूलों में पढ़े हैं, जिनकी अंग्रेजी अच्छी है और जिनका बैकग्राउंड तकनीकी है, उनके लिए ये पेपर आसान है। बहुत आसान है। वे बचपन से ही गणित और तर्क शक्ति का अभ्यास करते हैं और अंग्रेजी की बेहतर समझ के कारण उन्हें अनुवाद की उस अबूझ हिंदी से जूझना ही नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि जो छात्र ग्रामीण इलाकों से आते हैं, जिनके पास महंगे कोचिंग संस्थानों की सुविधा नहीं है, या जिन्होंने सरकारी स्कूलों में भारतीय भाषाओं में पढ़ाई की है, वे तो इस पूरे सिस्टम से पूरी तरह बाहर ही हो रहे हैं। एकदम सही। ये सिर्फ एक परीक्षा का फिल्टर नहीं रह गया है, ये एक सामाजिक और भौगोलिक फिल्टर बन गया है। ये ग्रामीण बनाम शहरी और भाषा के आधार पर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर रहा है। अब तक हमने परीक्षा के ढांचे, उसमें आए बदलावों और आंकड़ों की काफी गहराई से बात की। लेकिन इन स्रोतों से गुजरते हुए किसी के भी मन में ये सवाल आ सकता है कि इस बात के क्या फर्क पड़ता है कि यूपीएससी कौन पास कर रहा है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। मतलब अधिकारी तो अधिकारी होता है, चाहे वो इंजीनियर हो या कोई इतिहासकार, काम तो उसे वही करना है। ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन इसका जवाब एक प्रशासनिक अधिकारी की असली भूमिका में छुपा है। देखिए, एक आईएएस या आईपीएस अधिकारी का काम किसी वातानुकूलित लैब में बैठकर कोडिंग करना या रिसर्च करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनका काम है गांव की नाली बनवाना, बिजली पानी की व्यवस्था देखना, गरीबों के लिए आवास योजना लागू करना, किसानों की सिंचाई की समस्या सुलझाना और समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना। जमीनी स्तर पर काम करना होता है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवाओं को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। जी, बहुत मशहूर बात है ये। और स्रोतों की इस पूरी चर्चा को अगर हम इस फ्रेम के नजरिए से देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर उभरती है। सोचिए, एक तस्वीर का फ्रेम तभी उस तस्वीर को सुरक्षित रख पाता है जब वो मजबूत हो और तस्वीर के आकार के अनुकूल हो। सही बात है, लेकिन अगर ये फ्रेम सिर्फ एक ही तरह के सांचे में ढलने लगे, मान लीजिए सिर्फ शहरी और तकनीकी सांचे में, तो उसमें भारत जैसे विशाल और विविध देश की असली तस्वीर कैसे फिट बैठेगी? यही वो कारण है जिसकी वजह से ये पूरी चर्चा इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है।
भारत एक ऐसा देश है जहां हर कुछ 100 किलोमीटर पर भाषा, संस्कृति और जमीनी समस्याएं बदल जाती हैं। बिल्कुल। जो अधिकारी सीधे जनता के बीच जाकर काम करता है, उसके लिए सबसे जरूरी चीज है संवेदनशीलता और समझ। उसे जनता की भाषा, उनके ग्रामीण परिवेश और उनकी रोजमर्रा की तकलीफों की गहरी समझ होनी चाहिए। अगर प्रशासन में सिर्फ शहरी, अंग्रेजी बोलने वाले और तकनीकी पृष्ठभूमि के लोग ही आएंगे, तो इसका नीति निर्माण यानी पॉलिसी मेकिंग पर क्या असर पड़ेगा? असर बहुत सीधा और गंभीर होगा। नीतियां जमीनी हकीकत से पूरी तरह कट जाएंगी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी गांव की पगडंडी नहीं देखी, जिसने कभी सरकारी स्कूल की खस्ताहाल व्यवस्था का अनुभव नहीं किया है, वो जब गांव के विकास की नीति बनाएगा तो उसमें एक स्वाभाविक दूरी होगी। हाँ, एक डिस्कनेक्ट तो रहेगा ही। वो डेटा को तो समझ लेगा, एक्सेल शीट्स पढ़ लेगा, लेकिन उस डेटा के पीछे छिपे इंसानों को नहीं समझ पाएगा। भारत की नौकरशाही की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता रही है, और इस वर्तमान परीक्षा स्वरूप ने इसी विविधता पर सबसे गहरी चोट की है। तो इन सभी स्रोतों और आंकड़ों को समेटते हुए यह स्पष्ट होता है कि CSAT, जिसे 2011 में रटंत विद्या को खत्म करने के लिए एक सुधार के रूप में लाया गया था, हाँ, आज वही एक बहुत बड़े ग्रामीण और भाषाई वर्ग के लिए एक अभेद्य दीवार बन चुका है। बिल्कुल बन चुका है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि संसद में उठाई गई इस मांग के बाद क्या होगा। क्या इस पेपर को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, या फिर भगवान बुद्ध के मध्यम मार्ग की तरह कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए जहां विश्लेषणात्मक क्षमता भी जांची जा सके और किसी के साथ भेदभाव भी ना हो। हाँ, भाषा या पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव ना हो। देखिए, समाधान आसानी से नहीं निकलते, लेकिन समस्या के मूल कारण को सही ढंग से पहचान लेना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। अब ये नीति निर्माताओं पर निर्भर करता है कि वे इस डेटा को किस तरह देखते हैं। बिल्कुल। और इन स्रोतों के विश्लेषण से जो सबसे बड़ा सवाल उभर कर आता है, वो सिर्फ एक परीक्षा के बारे में नहीं है। जिस तेजी से नौकरशाही में विशुद्ध तकनीकी और शहरी पृष्ठभूमि का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, ये सोचने वाली बात है कि क्या भविष्य में भारत के दूर दराज के गांवों की नीतियां केवल एक्सेल शीट और डेटा पॉइंट्स के आधार पर बनेंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या अनजाने में एक ऐसी व्यवस्था आकार ले रही है जहां प्रशासक और आम जनता के बीच की संवादहीनता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि कोई अनुवादक भी उसे ठीक नहीं कर पाएगा? बिल्कुल सोचने वाली बात है। अगर वो स्टील फ्रेम जनता की भाषा ही भूल जाए, तो क्या वो सच में पूरे देश की तस्वीर को संभाल पाएगा? ये एक ऐसा दार्शनिक और जमीनी सवाल है जो इन आंकड़ों के बीच कहीं गूंज रहा है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के डीप